कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनसे आप सबको अवगत करवाने के लिए मैं आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि गारमेंट्स, एपरल्स, मेडअप्स, ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहाँ से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एपरल, गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में, निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको compete करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीज हैं, इन पे रिबेट जो मिलता है, इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी। ये योजना 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से जारी रहेगी। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इनसे सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। इन व्यू ऑफ द unprecedented situation which arose due to the COVID-19 pandemic, 3 additional installments of dearness allowance to the central government employees and dearness relief to the pensioners, which were due from 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2020, which has been frozen. Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The increase reflects
additional installments arising on 1st Jan, जो मैंने आपको पहले भी कहा 1st Jan 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 36 2020 shall remain 17%. और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपये के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। 3 प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय भी बढ़ सके। और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिसीज के लिए, जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन, टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल है, इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा।